सीबीएसई क्लास 9th के हिस्ट्री बुक का आज हम लोग चैप्टर 6 करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है पीजेंट्स एंड फार्मर्स। इसके प्रीफेस में वही सारी बातें लिखी हुई हैं जो आपने पिछले 2 चैप्टर में पढ़ा है, और इस चैप्टर में जो आप पढ़ने जा रहे हो वो बातें लिखी हैं। फिर भी मैं आपको इसको पढ़ के बता दे रहा हूँ कि इसके प्रीफेस में क्या लिख रखा है। इन द प्रीवियस 2 chapters you read about pastures and forest and about those who depended on these resources. You learnt about shifting cultivators, pastoral groups and tribals. You saw how access to forest and pastures was regulated by modern governments and how these restrictions and controls affected the lives of those who used these resources. तो पिछले 2 चैप्टर में आपने चारागाहों और जंगल वनों के बारे में पढ़ा और उनके बारे में पढ़ा जो इन रिसोर्सेज पर आश्रित थे। कौन से रिसोर्सेज पर? पास्चर्स और फॉरेस्ट पर। आप जानते थे कि किस तरीके से पास्चर चरवाहे जो लोग हैं वो जो जानवर पालते थे किस तरीके से उन पर डिपेंडेंट रहते थे, ऊन के लिए, मीट के लिए और दूध के लिए, स्किन के लिए वगैरह वगैरह के लिए। जंगलों पर किस तरीके से डिपेंडेंट रहते थे, लकड़ी के लिए, हर्ब्स के लिए। वो सारी चीज़ें जो आपके आसपास हैं वो या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जंगलों से आती हैं। तो उन सब चीज़ों के लिए क्या थे, लोग जो है वो फॉरेस्ट पर और पास्चर्स पर डिपेंडेंट थे। प्रीवियस 2 चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ लिया है, बेहतर है आप पीछे का क्लास देखो। आपने शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स के बारे में जाना, पैस्टोरल ग्रुप्स और जनजातीय समूहों के बारे में जाना। आपने देखा कि किस तरीके से जंगलों और पास्चर्स, जंगलों और चरवाहे की जमीन जहां पर चरवाही की जाती थी, किस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से जंगलों में और पास्चर लैंड पर मॉडर्न गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो आम लोगों की पहुंच पर रोक लगा दी गई। किस तरीके से पाबंदी और नियंत्रण से उनके जनजीवन पर क्या पड़ा, असर पड़ा, और किस तरीके से मॉडर्न गवर्नमेंट ने इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में आप क्या पढ़ने जा रहे हो वो आप ध्यान से सुनोगे। इन दिस चैप्टर यू विल रीड about peasants and farmers with a special focus on 3 different countries. You will find out about the small cottagers in England and wheat farmers of the USA and the opium producers of Bengal. You will see what happens to different rural groups with the coming of modern agriculture, what happens when different regions of the world are integrated with the capitalist world market. By comparing the history of different places, you will see how these histories are different even though some of the processes are similar. तो इस चैप्टर में जो है वो आप पीजेंट्स एंड फार्मर्स के बारे में पढ़ोगे। अब आप पीजेंट्स और फार्मर जो होता है वो दोनों लगभग एक ही वर्ड है। पीजेंट्स का मतलब भी किसान होता है, फार्मर्स का भी मतलब किसान ही होता है। लेकिन पीजेंट्स लोग जो होते हैं ना, पीजेंट्स जिनके लिए इस्तेमाल किया जाता है वो किसानी भी करते हैं, खेती भी करते हैं, प्लस लेबर वगैरह का भी काम करते हैं, दूसरे सारा भी काम कर लेते हैं। पीजेंट्स लोग ज़्यादातर धनी नहीं होते हैं। ये दूसरे की ज़मीन पर क्या करते हैं, खेती करते हैं, किराया उराया देते हैं, बटैयादारी इस तरह का काम करते हैं। फार्मर्स जो होते हैं वो प्रोफेशनल फार्मर ही होते हैं, वो खेती के अलावा दूसरा काम करते ही नहीं है। तो पीजेंट्स और फार्मर्स में अंतर समझ में आ गया। तो इस चैप्टर में जो है वो आप पीजेंट्स एंड फार्मर्स के बारे में जानोगे। खास करके 3 अलग अलग देशों पर हम लोग फोकस करते हुए पीजेंट्स एंड फार्मर्स के बारे में जानेंगे। 3 अलग अलग देशों में पीजेंट्स एंड फार्मर्स की क्या स्थिति थी, इनके बारे में आप जानोगे। यू विल फाइंड आउट अबाउट द स्मॉल कॉटेजर्स इन इंग्लैंड, इंग्लैंड के छोटे किसानों के बारे में पढ़ेंगे। यूएसए के व्हीट फार्मर्स के बारे में पढ़ेंगे और बंगाल के ओपियम प्रोड्यूसर्स, अफीम के उत्पादन करने वालों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। तो 3 टॉपिक जो है वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और आप याद रखना कि ये कायदे से ये तीनों टॉपिक इसी चैप्टर में है, लेकिन आप तीनों टॉपिक को जब पढ़ोगे तो लगेगा तीनों अलग अलग चैप्टर है। ठीक है, पिछले वाले से दूसरे आगे वाले का कोई कनेक्शन नहीं रहा है। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो है मेनली आप पीजेंट्स एंड फार्मर्स के बारे में पढ़ोगे। 3 अलग अलग देशों के पीजेंट्स एंड फार्मर्स के बारे में पढ़ोगे, इंग्लैंड के छोटे किसानों के बारे में पढ़ोगे, यूएसए के व्हीट फार्मर्स के बारे में पढ़ोगे और बंगाल के ओपियम प्रोड्यूसर्स के बारे में पढ़ोगे। आप देखोगे कि किस तरीके से इन ग्रामीण देहाती समूहों पर मॉडर्न एग्रीकल्चर की शुरुआत से क्या क्या हुआ, किस तरह का असर इन पर पड़ा। मॉडर्न एग्रीकल्चर आने से क्या क्या इसकी शुरुआत से, इसके आने से क्या क्या इन लोगों पर क्या क्या प्रभाव पड़ा, इन तीनों को अलग अलग हम लोग जानेंगे। What happens when different regions of the world are integrated with the capitalist world market? कैपिटलिस्ट वर्ल्ड मार्केट से जुड़ने के बाद दुनिया के अलग अलग हिस्सों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, इस बारे में हम लोग जानेंगे।
बाई कंपेयरिंग द हिस्ट्रीज ऑफ डिफरेंट प्लेसेज यू विल सी हाउ दीज हिस्ट्रीज आर डिफरेंट। जब इन तीनों जगहों की, मेनली तीन ही जगह है, और भी कई जगह होंगी ऐसी इतिहास, आप इन हिस्ट्रीज को जब आप कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि इनका इतिहास एक दूसरे से डिफरेंट कैसे है। हालांकि जो प्रोसेस है इनमें से सबका लगभग सेम है। प्रोसेस जो है, प्रक्रिया जो है वो क्या रही, हमेशा मिलती जुलती रही। तो चलिए, लेट अस बिगिन आवर जर्नी विद इंग्लैंड वेयर द एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन फर्स्ट अकर्ड। तो चलिए हम लोग अपनी यात्रा की शुरुआत इंग्लैंड से करें, जहां एग्रीकल्चरल इवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी। एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन ने क्या करी थी, अपनी दस्तक दी थी। तो सबसे पहले जो टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं वो क्या है, द कमिंग ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर इन इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड में मॉडर्न एग्रीकल्चर की शुरुआत। एक कहानी टाइप दे रखा है, ये जो अभी की आप हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हो, एक कहानी टाइप दे रखा है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से समझोगे, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है इस चैप्टर को समझना। ऑन 1 जून 1830 a farmer in the northwest of England found his barn and haystack reduced to ashes by a fire that started at night. In the months that followed, cases of such fire were reported from numerous districts. At times only the rick was burned, at other times the entire farmhouse. Then on night of 28th August 1830, a threshing machine of a farmer was destroyed by labourers in East Kent in England. In the subsequent 2 years, riots spread over southern England and about 387 threshing machines were broken. Through this period, farmers received threatening letters urging them to stop using machines that deprived workmen of their livelihood. Most of these letters were signed in the name of Captain Swing. Alarmed landlords feared attacks by armed bands at night and many destroyed their own machines. Government action was severe. Those suspected of rioting were rounded up. 1976 prisoners were tried. 9 men were hanged. 505 transported. Over 450 of them to Australia and 644 put behind bars. तो 1 जून 1830 की बात है। 1 जून 1830 की बात है। इंग्लैंड के नॉर्थ वेस्ट एरिया में, इंग्लैंड के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में रहने वाले एक किसान ने देखा कि उसका जो खलिहान है और उसका जो घास फूस का जो ढेर लगा हुआ था, उसने देखा कि रात में एक आग लगी और सारा राख हो चुका है। सुबह उठा किसान, कहाँ, नॉर्थ वेस्ट इंग्लैंड के एक किसान जब सुबह उठता है, नॉर्थ वेस्ट इंग्लैंड का एक किसान जब सुबह उठता है 1 जून 1830 को, तो उसने देखा कि उसका जो खलिहान है, घास फूस की जो ढेर है, वो राख में तब्दील हो चुकी है। रात में आग लगी थी, सुबह तक सब खाक, सब राख हो चुका है। उसके बाद के मंथ्स में ऐसे आग के केसेस अनेकों डिस्ट्रिक्ट में रिपोर्ट किए जाने लगे। केवल ये तो पहला घटना था, ऐसी ही और घटना जो है वो और डिस्ट्रिक्ट से सुनने में आने लगी। कभी जो है, कभी पुआल के ढेर में आग लगा दी जाती, तो कभी कभी पूरे फार्म हाउस में ही आग लगा दी जाती। फिर क्या हुआ कि 28 अगस्त 1830 की बात है, 28 अगस्त 1830 की बात है, एक थ्रेसिंग मशीन, एक फार्मर का थ्रेसिंग मशीन जो है वो क्या हुआ, डिस्ट्रॉय कर दिया गया लेबरर्स के द्वारा। मजदूरों ने क्या किया, उनका जो थ्रेसिंग मशीन था उसको क्या किया, उसने बर्बाद कर दिया ईस्ट केंट में, इंग्लैंड में। और फिर बाकी के 2 सालों में दंगों का दौर था, साउदर्न इंग्लैंड में दंगों का दौर था, और ऐसी 387 थ्रेसिंग मशीन जो है उसको क्या कर दिया गया, तोड़ दिया गया। पहले आग लगाई गई, पहले क्या करी गई, आग लगाई गई। फिर क्या हुआ, मशीन को डिस्ट्रॉय किया जाने लगा। पहला मशीन कब डिस्ट्रॉय हुआ, 28 अगस्त 1830 को। उसके बाद ऐसे कुल 387 थ्रेसिंग मशीन्स के तोड़े जाने की खबर हुई। ठीक है, इस पीरियड में फार्मर्स को, किसानों को जो है वो थ्रेटनिंग लेटर मिलने लगा कि ऐसा है कि आपके पास जो मशीन है, थ्रेसिंग मशीन, उसको या तो आप तोड़ दीजिए, नहीं तो हम तोड़ देंगे। और नीचे जो होता था वो साइन किसका होता था, कैप्टन स्विंग का। इसी पेज में सोर्स ए में जो है वो लेटर का टाइप दे रखा गया है कि किस तरह का लेटर उनको मिलता था। उसमें लेटर लिखा रहता था कि सर, दिस इज टू एक्वेंट यू
that if your threshing machines are not destroyed by you directly, we shall commence our labors. ऐसा लेटर रहता था कि सर आपको सूचित किया जाता है कि अगर आपने खुद से अपनी थ्रेसिंग मशीन नहीं तोड़ी तो हमारे लेबरर्स जाके तोड़ देंगे। ऐसी लेटर आने लगे। तो पहले जो है वो 28 अगस्त 1830 को किसी किसान का क्या हुआ, तोड़ दिया गया, और ऐसी कोई 387 थ्रेसिंग मशीन तोड़े जाने की खबर आई। किसानों को क्या मिलने लगा, धमकी भरा लेटर मिलने लगा कि आप क्या कीजिए, खुद से तोड़ दीजिए, नहीं तो हमारे लेबरर्स क्या करेंगे, तोड़ देंगे। और इन लेटर्स पर कैप्टन स्विंग का हस्ताक्षर होता था। अब आतंकित डरे हुए किसान जो है उन्होंने क्या किया, उनको ये डर था कि कहीं रात में जो है वो हथियार बंद लुटेरे जो है वो कहीं उनका मशीन ना तोड़ दें, उनकी हत्या ना कर दें। इसीलिए बहुत सारे किसानों ने क्या किया, खुद का मशीन खुद तोड़ने लगे। गवर्नमेंट ने भी सख्त कार्रवाई की। जिन पर जो सस्पेक्टेड थे, जो दंगों में शामिल होने पर जिसका शक था, जिस पर भी शक हुआ, उनको क्या किया गया, गिरफ्तार किया गया। 1976 प्रिजनर्स पर मुकदमा चला, 9 को फांसी हुई, 505 को देश निकाला गया, 450 से अधिक को ऑस्ट्रेलिया भेज दिया गया और 644 को कहाँ भेज दिया गया, जेलों में भेज दिया गया। कैप्टन स्विंग वॉज अ मिथिक नेम यूज्ड इन दीज लेटर्स, बट हु वर द स्विंग राइटर्स? Why did they break threshing machines? What were they protesting against? To answer these questions, we need to trace the developments in English agriculture in the 18th and 19th century. तो कैप्टन स्विंग जो था एक्चुअली ये मिथिक नेम था, काल्पनिक नेम, ऐसा कोई इंसान था ही नहीं। कैप्टन स्विंग के नाम से जो लेटर मिलने लगा सबको, ये ऐसा कोई नाम का आदमी नहीं था, ये मिथिक नेम यूज किया गया था, काल्पनिक नाम यूज किया गया था। लेकिन दंगे करने वाले थे कौन? दंगा तो हो ही रहा था, तो दंगा करने वाले थे कौन? क्यों आखिर वो मशीनों, थ्रेसिंग मशीन को वो क्यों तोड़ रहे थे, नष्ट क्यों कर रहे थे, बर्बाद क्यों कर रहे थे? आखिर वो किस चीज का विरोध कर रहे थे? इन बातों को जानने के लिए, इन सवालों के जवाब के लिए 18th और 19th सेंचुरी में इंग्लैंड की खेती में जो भी बदलाव आया, जो भी डेवलपमेंट्स हुए, उनको हमें जानने की जरूरत है। हालांकि थोड़ा सा मैं हिंट कर दूं आपको कि जब आप इसकी जो स्टोरी पढ़ोगे तो 1.5 में जब आप जानोगे कि थ्रेसिंग मशीन जो है वो क्यों नष्ट किया जाने लगा था। जो लेबरर्स आए थे, नेपोलियन जो वाटरलू के बैटल में हारा, उसके बाद जो उसके द्वारा जो आर्मी बनाया गया था, वो आर्मी से जो भी शामिल थे आर्मी में, जो लोग अपने गांव लौटे, उनके पास काम नहीं था। और ऐसे में किसानों के द्वारा जब थ्रेसिंग मशीन की इस्तेमाल की जाती थी, तो थ्रेसिंग मशीन आप जानते हो 10 आदमी का काम एक आदमी क्या थ्रेसिंग मशीन अकेला कर सकता है, 10 लोग बेरोजगार हो गए ना। तो लोगों को काम नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने कहा कि भाई आप थ्रेसिंग मशीन इस्तेमाल नहीं करो, हमें काम दो, हमारा भी रोजी रोटी चले। इसी गुस्से में थ्रेसिंग मशीन का उन्होंने विरोध किया और सबके को क्या किया, तोड़ना शुरू किया। अंधेरे में, दंगों में, धमकी भरे लेटर के द्वारा जैसे तैसे तोड़ना शुरू किया। तो समझ में आया कि क्यों तोड़ना शुरू किया। अब हम लोग डेवलपमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि इंग्लैंड में 18th और 19th सेंचुरी में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए। द टाइम ऑफ ओपन फील्ड्स एंड कॉमन्स, समय था खुले खेतों का और सार्वजनिक जमीन का। कॉमन्स मतलब सार्वजनिक जमीन। ओवर द लेट 18th एंड अर्ली 19th centuries, द इंग्लिश countryside changed dramatically. Before this time, in large parts of England, the countryside was open. It was not partitioned into enclosed lands privately owned by landlords. Peasants cultivated on strips of land around the village they lived in. At the beginning of each year, at a public meeting, each villager was allocated a number of strips to cultivate. Usually, these strips were of varying quality and often located in different places, not next to each other. The effort was to ensure that everyone had a mix of good and bad land. Beyond these stripes of cultivation lay the common land. All villagers had access to the commons. Here they pastured their cows and grazed their sheep, collected fuel wood for fire and berries and fruits for food. They fished in the rivers and ponds and hunted rabbit in common forest. For the poor, the common land was essential for survival. It supplemented their meager income, sustained their cattle, and helped them tide over bad times when crops failed. तो अब जो हम लोग टॉपिक करने जा रहे हैं वो क्या है, द टाइम ऑफ ओपन फील्ड्स एंड कॉमन।
खुले खेतों और सार्वजनिक जमीन का दौर। ठीक है, ये टॉपिक है। लेट 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के अंत में, 1701 से लेकर 1800 तक क्या हो गया, 18वीं शताब्दी हो गया, और 1801 से लेकर 1900 क्या हो गया, 19वीं शताब्दी हो गया। जब हम लोग लेट बोलते हैं तो मतलब 1975 के बाद, यानी कि 1775 के बाद। ठीक है, तो लेट 18th सेंचुरी एंड अर्ली 19th सेंचुरी में इंग्लैंड के देहाती इलाकों में जो है वो एक नाटकीय रूप से बदलाव आया। इससे पहले यानी कि लेट 18th सेंचुरी और अर्ली 19th सेंचुरी से पहले इंग्लैंड में दौर था कॉमन फील्ड्स का, ओपन फील्ड्स का और कॉमन्स का। इंग्लैंड में किस चीज का दौर था लेट 18th सेंचुरी से पहले? खुले खेतों का और सार्वजनिक जमीन का दौर था। इसे घेराबंदी नहीं किया गया था, इन जमीनों पर कोई घेराबंदी नहीं होती थी। लैंडलॉर्ड्स के द्वारा, जमींदारों के द्वारा इन पर घेराबंदी नहीं होती थी। पीजेंट्स जो है वो जमीन अपने जिस गांव में रहते थे, अपने आसपास के गांव के जमीन में क्या करते थे, खेती करते थे। हर साल के शुरुआत में एक पब्लिक मीटिंग होती थी और हर गांव वाले को क्या किया जाता था, कई जमीन के टुकड़े दिए जाते थे खेती करने के लिए। यूजुअली ये जो जमीन के टुकड़े होते थे वो अलग अलग क्वालिटी के होते थे, किसी में उर्वरकता ज्यादा होती थी, किसी में उर्वरकता कम होती थी, और अलग अलग जगहों पर भी होता था। ऐसा नहीं कि एक के बगल में दूसरे को, ऐसा नहीं है। मतलब आपके घर के बगल में दूसरे को भी मिल सकता है और दूसरे के घर के बगल में आपको भी मिल सकता है। इस बात का ख्याल रखा जाता था कि हर गांव वासियों को ओपन फील्ड्स और कॉमन्स में गुड और बैड लैंड की क्या मिले, साझेदारी के साथ जमीन मिले। अच्छा जमीन मिले, बुरा जमीन भी मिले, दोनों पर खेती हो, इस बात का ख्याल रखा जाता था। हर गांव वासियों को जो जमीन अलॉट की जाती थी, एलोकेटेड की जाती थी, उसमें अच्छा और बुरा जमीन दोनों क्या होता था, शामिल होता था। उसके अलावे बियॉन्ड दीज स्ट्राइप्स ऑफ कल्टीवेशन ले द कॉमन लैंड, इसके अलावे कॉमन लैंड होता था। इन खेती वाले जमीनों के अलावे क्या होता था, कॉमन लैंड होता था। ऑल विलेजेस, जितने सारे विलेजेस होते थे, इस सार्वजनिक जमीन पर उनकी पहुंच होती थी, उनका हक होता था। यहाँ पर वो अपनी गाय भेड़ चराते थे। जंगलों से इन्होंने क्या किया, फ्यूल वुड ले लिया, फल फूल बीछ लिया, चुन लिया। नदियों में क्या किया उन्होंने, यहाँ के नदियों में क्या किया, मछली पकड़ लिया, तालाबों में मछली पकड़ ली। कॉमन फॉरेस्ट में, मतलब जहाँ पर सब जा सकते थे, वहां जाकर खरगोश का शिकार कर लिया मीट के लिए। कॉमन लैंड जो था गरीब लोगों के लिए सर्वाइवल के लिए जरूरी था। ये जो है वो आय की कमी को पूरा करने में उनकी मदद करते थे। गरीब लोग जिनकी आय बहुत कम होती थी, उनका जीवन बसर करने के लिए कॉमन लैंड उनके लिए क्या था, बहुत ज्यादा हेल्पफुल था। ऐसे जगहों पर वो लोग जानवरों को पालते थे, चराते थे, और जब कभी क्रॉप्स, अनाज का उत्पादन अच्छा नहीं हुआ तो ऐसे जगहों से इनका गुजारा चल जाता था। जंगल से फल फूल बीछ लिया, है ना, जलावन के लिए लकड़ी ले ली, फल फूल खा के जिंदा रह लिए। तो जब क्रॉप फेल्ड हो जाता था तो ऐसे जगहों पर ये कॉमन लैंड जो है वो गरीब लोगों के लिए एक आशीर्वाद टाइप साबित होता था। इन सम पार्ट्स ऑफ इंग्लैंड द economy of open fields and common lands had started changing from about the 16th century। अब फिर अभी हम लोग लेट 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी की शुरुआत की बात कर रहे थे, अब सीधे हम लोग चल रहे हैं 16th सेंचुरी में, 1501 से लेकर 1600 ईस्वी के बीच में। ठीक है, टाइम याद रखना। इंग्लैंड के कुछ हिस्सों में जो है ये जो ओपन फील्ड्स और कॉमन लैंड्स की जो व्यवस्था थी वो 16th सेंचुरी में बदलने लगी। कब? 16th सेंचुरी में। अब ये जो 19th सेंचुरी की बात जो होगी अभी जो हम लोगों ने करी, हम लोग चूंकि लाइन बाय लाइन चल रहे हैं, तो अर्ली 19th सेंचुरी और लेट 18th सेंचुरी में ये व्यवस्था थी इंग्लैंड में। लेकिन कुछ दूसरे हिस्से में 16th सेंचुरी में क्या हुआ, जहां पर यही व्यवस्था थी वहां पर क्या हुआ वो देखो। यहाँ पर भी 19th सेंचुरी में बदलाव आता है, घेराबंदी होती है, लेकिन पहले जो है इस बुक में आपके जो है वो 16th सेंचुरी में घेराबंदी जो हुई और क्यों हुई उसके कारणों को बताया गया है। बात समझ में आ रहा है? In some parts of England, this economy of open fields and common lands had started changing from about the 16th century, when the price of wool went up in the world market in the 16th century. Rich farmers wanted to expand wool production to earn profit. They were eager to improve their sheep breeds and ensure good feed for them. They were keen on controlling large areas of land and in compact blocks to allow improved
breeding, so they began dividing and enclosing common lands and building hedges around their holdings to separate their property from that of others. They drove out villagers who had small cottages on the commons, and they prevented the poor from entering the enclosed fields. अब इंग्लैंड के कुछ हिस्सों में जहां पर ये ओपन फील्ड्स और सार्वजनिक जमीन की व्यवस्था थी वो बदलने लगा 16th सेंचुरी में बदलने लगा। जब ऊन का दाम जो है वो मार्केट में बढ़ गया, वर्ल्ड मार्केट में 16th सेंचुरी में जब ऊन का दाम बढ़ गया तो जो धनी किसान होते थे वो ज्यादा से ज्यादा वूल प्रोडक्शन करना चाहते थे, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहते थे। वो लोग जो है वो भेड़ों की नस्ल भी सुधारना चाहते थे ताकि ज्यादा से ज्यादा ऊन मिल सके, अच्छे क्वालिटी का भेड़ रखना चाहते थे ताकि ज्यादा से ज्यादा ऊन उससे क्या कर सके, हासिल कर सके। और इस बात का उन्होंने ख्याल रखना शुरू किया कि भेड़ों को जो है वो अच्छा भोजन मिलना शुरू हो, तब ना अच्छा ऊन मिलेगा। इस उद्देश्य से उन्होंने क्या किया कि जमीन को, इस उद्देश्य से, कौन से उद्देश्य से, ब्रीडिंग का ख्याल करते हुए अच्छा खाना मिले भेड़ों को, इस उद्देश्य से उन्होंने क्या किया, जमीन का बंटवारा शुरू किया। और जो जमीन जिसके हाथ में जो था कॉमन जमीन, उसको उन्होंने डिवाइड करना शुरू किया और उसका जो है घेरा लगाना शुरू किया। जितना जमीन जिनके हक में होता था उसको क्या किया, घेरा लगाना शुरू किया और अपनी प्रॉपर्टी को दूसरे की प्रॉपर्टी से अलग रखना उन्होंने क्या किया, शुरू किया। उन्होंने जो छोटे छोटे जो किसान थे गांव में उनको भगा दिया, उनकी जमीन हथिया ली, उनको भगा दिया। और जो गरीब लोग होते थे या फिर दूसरे सारे गांव लोग जो जिनका कॉमन फील्ड पर अधिकार होता था, मवेशी चराने के लिए खेती कर लिया, मछली पकड़ ली, तालाबों में कुछ भी कर लिया, इन सबको ऐसी जगहों पर घुसने की इजाज़त नहीं दी गई। अब 16th सेंचुरी में जब घेराबंदी हो गया, तो क्यों घेराबंदी हुई थी 16th सेंचुरी में, वूल के प्रोडक्शन के लिए, भेड़ों को अच्छा खाना खिलाने के लिए, उनकी नस्ल सुधारने के लिए। ठीक, याद रहेगा। टिल द मिडिल ऑफ द 18th century the enclosure movement proceeded very slowly। 18th सेंचुरी के मिडिल में, 18th सेंचुरी के मिडिल में क्या हुआ कि ये प्रोसेस बहुत धीमा था, कहीं कहीं पर ऐसा हो रहा था। द अर्ली इनक्लोजर्स वर यूजुअली क्रिएटेड बाय इंडिविजुअल लैंडलॉर्ड्स। जो इंडिविजुअल लैंडलॉर्ड्स होते थे वही किया करते थे इस तरह का इनक्लोजर। दे वर नॉट सपोर्टेड बाय द स्टेट और द चर्च। इनको किसी का सपोर्ट नहीं हासिल था, ना चर्च इनको सपोर्ट करता था, ना गवर्नमेंट इनको सपोर्ट करती थी। आफ्टर द मिड 18th century however the enclosure movement swept through the countryside। लेकिन मिड 18th सेंचुरी के बाद ये सिलसिला जो था घेराबंदी करने का देहाती एरिया में फैल गया। सब जगह लोग क्या करने लगे, घेराबंदी करने लगे। चेंजिंग द इंग्लिश लैंडस्केप फॉरएवर। और इंग्लैंड के लैंड को, इंग्लैंड की जमीन का जो वो था, रूपरेखा था, पहले जैसा था, उसकी रूपरेखा को उन्होंने हमेशा के लिए बदलकर रख दिया। बिटवीन 1750 एंड 1850 6 मिलियन एकर्स ऑफ लैंड वॉज इनक्लोज्ड। 1750 से 1850 के बीच जो है 100 सालों में क्या हुआ, 6 मिलियन एकर्स ऑफ लैंड को क्या करी गई, घेराबंदी कर दी गई। द ब्रिटिश पार्लियामेंट नो लॉन्गर वॉच दिस प्रोसेस फ्रॉम अ डिस्टेंस। It passed 4000 acts legalizing these enclosures। ब्रिटिश पार्लियामेंट पहले तो ना तो चर्च सपोर्ट कर रहा था ना गवर्नमेंट। अब जब ये 1750 से 1850 के बीच जो 6 मिलियन एकर्स ऑफ लैंड पर घेराबंदी करी गई, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है इसमें ज्यादा देर तक वो दूर से नहीं देखती रही। अब इसमें वो लोग भी अब कूद पड़े और कोई 4000 कानून बनाए गए घेराबंदी को वैध ठहराने के लिए। ठीक है। अब एक और लेटर है सोर्स बी में जो हम लोगों ने जाना था, उसी तरह का धमकी भरा लेटर है कि योर नेम इज डाउन अमंग्स द ब्लैक हर्ट्स ऑफ द ब्लैक बुक एंड दिस इज टू एडवाइज यू एंड द लाइक ऑफ यू हु आर टू मेक योर विल्स। आपका नाम जो है वो ब्लैक हर्ट्स की सूची में, ब्लैक बुक में दर्ज किया गया है। आपको एडवाइस किया जाता है और आप जैसे लोगों को एडवाइस किया जाता है कि अपना इरादा बताएं। आप लोग जो हैं, यू हैव बीन द blackguards, enemies of the people on all occasions, you have not yet done as yet out। है ना, आप जो हैं हर अवसर पर जो है वो लोगों के क्या रहे हैं, जनता के विरोधी रहे हैं। आपको जैसा कहा गया था करने, आपने ऐसा नहीं किया। जो थ्रेसिंग मशीन जो कभी ना तोड़ा लेटर रिसीव करने के बावजूद भी,
तो उसको इस तरह का फिर दोबारा धमकी भरा लेटर आता था। खैर, तो हम लोगों ने ये जाना कि 16th सेंचुरी में क्या हुई थी, घेराबंदी की शुरुआत हुई और 1750 से 1850 के बीच ये घेराबंदी बढ़ने लगा, हर एरिया में बढ़ने लगा और 6 मिलियन एकर्स ऑफ लैंड पर क्या हुआ, घेराबंदी हो गई। ब्रिटिश पार्लियामेंट अब चुप नहीं बैठी दूर से, अब वो भी 4000 कानून उन्होंने पास किया, नियम बनाए और इस इनक्लोजर को वैध ठहरा दिया। हाँ भाई, कानूनन आप सही कर रहे हो, ये कह दिया। ठीक है, अब जो हम लोग जानेंगे कि लेट 18th सेंचुरी में और अर्ली 19th सेंचुरी में घेराबंदी क्यों हुआ था। ठीक है, न्यू डिमांड्स फॉर ग्रेन, अनाज का नया मांग। Why was there such a frantic effort to enclose lands? What did the enclosures imply? आपने देखा कि 16th सेंचुरी में बहुत स्लो था, लेकिन 18th सेंचुरी के लास्ट आते आते, मिड 18th सेंचुरी आते आते तक ये बढ़ गया, देहाती एरिया में फैल गया। तो सवाल ये है कि आखिर घेराबंदी की इतनी जल्दबाजी क्यों? What did the enclosures imply? इस घेराबंदी का मतलब क्या था? The new enclosures were different from the old. 16th सेंचुरी में जो इनक्लोजर हुई थी, पुरानी वाली इनक्लोजर घेराबंदी, नई वाली इससे डिफरेंट थी। Unlike the 16th century enclosures that prompted sea farming, the land being enclosed in the late 18th century was for grain production. 16th सेंचुरी में जो इनक्लोजर हुआ था वो सिर्फ फार्मिंग के लिए हुई थी, भेड़ पालने के लिए, ऊन प्रोडक्शन के लिए, भेड़ की नस्ल सुधारने के लिए। लेकिन लेट 18th सेंचुरी में जो घेराबंदी हुई वो किस लिए हुई थी? व्हीट प्रोडक्शन के लिए, गेहूं के उत्पादन के लिए। The new enclosures were happening in different context. They came as a sign of changing time. From the mid 18th century, the English production expanded rapidly. Between 1750 and 1900, it multiplied over 4 times, mounting from 7 million in 1750 to 21 million in 1850 and 30 million in 1900. तो ये जो नया जो इनक्लोजर था, नया जो घेराबंदी थी, वो अलग अलग वजहों से हुई, अलग अलग संदर्भों में हुई, जिसका मेन संदर्भ ये था व्हीट प्रोडक्शन। ठीक है, अलग अलग तरीकों से हुई। अब ये जो घेराबंदी हो रही थी वो बदलते समय का इसको चिन्ह माना गया कि भाई समय की डिमांड है, अब कॉमन लैंड नहीं रहेगा, अब सबकी घेराबंदी होगी। सरकार ने भी क्या किया, कानून पास कर दिया, 4000 नियम बना दिए। मिड 18th सेंचुरी से इंग्लैंड की जो पॉपुलेशन थी वो लगातार बढ़ने लगी। 1750 से लेकर के 1900 तक जो पॉपुलेशन थी, इन 150 सालों में जो पॉपुलेशन थी वो 4 गुनी बढ़ गई। 1750 में जो पॉपुलेशन थी वो 7 मिलियन थी, ये 1850 में आकर 21 मिलियन हो गई और 1900 ईस्वी तक आते आते कितनी हो गई? 30 मिलियन। ऑब्वियसली जनसंख्या बढ़ेगा तो फूड ग्रेन की तो डिमांड बढ़ेगी। दिस मींट एन इंक्रीज डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स टू फीड द पॉपुलेशन। इसका मतलब ये था कि फूड ग्रेन की डिमांड हो, फूड ग्रेन की डिमांड बढ़ेगी तभी तो बढ़ती हुई जनसंख्या को खिलाया जा सकता था। बात समझ में आ रहा है? मोर ओवर ब्रिटेन एट दिस टाइम वाज इंडस्ट्रियलाइजिंग। इसके अलावा जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर था, ये ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था। मोर एंड मोर पीपल बिगेन टू लिव एंड वर्क इन अर्बन एरिया। ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो अर्बन एरियाज में रह रहे थे, काम कर रहे थे। मेन फ्रॉम रूरल एरियाज माइग्रेटेड टू टाउन्स इन सर्च ऑफ जॉब्स। जो रूरल एरिया के जो लोग हुआ करते थे वो शहर की तरफ अपना रुख कर रहे थे जॉब की तलाश में। टू सर्वाइव दे हैड टू बाय फूड ग्रेन्स इन द मार्केट। और जीने के लिए जो है वो फूड ग्रेन की जरूरत थी मार्केट में। अब जो अर्बन एरिया में गांव से लोग जो रह रहे थे, शहर में जा रहे थे जीने के लिए, काम करने के लिए। अब ऐसे लोगों को तो भोजन चाहिए, तो ये लोग डिमांड कर रहे थे कि भाई अनाज की पूर्ति हो, मतलब विलेज वाले एरिया से अनाज जो है वो कहाँ आ जाए? अर्बन एरिया में आ जाए। As the urban population grew, the market for food grains expanded, and when demand increased rapidly, food grains prices rose. अब जैसे अर्बन पॉपुलेशन बढ़ती गई, फूड ग्रेन का डिमांड बढ़ता गया, और जैसे जैसे डिमांड बढ़ी, अनाज का कीमत जो है वो भी बढ़ता चला गया। By the end of the 18th century, France was at war with England. This disrupted
ट्रेड एंड द इम्पोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स फ्रॉम यूरोप। ये लाइन आपको ध्यान देने की जरूरत है। 18th सेंचुरी के अंत में फ्रांस का इंग्लैंड से युद्ध शुरू हो गया, नेपोलियन से। ठीक है, फ्रांस का इंग्लैंड से क्या हो गया, युद्ध शुरू हो गया। इसके कारण जो है वो ट्रेड और जो अनाज का जो आयात था, इंपोर्ट था, वो बाधित हो गया। इंग्लैंड में फ्रांस से अनाज आना क्या हो गया, बंद हो गया। तो जब दूसरे देश से अनाज आना बंद हो जाएगा तो आप अपने देश में उपजाओगे। ऑब्वियसली आप समझ सकते हो कि किस तरीके से कॉमन लैंड पर खेती करनी शुरू कर दी होगी उन्होंने। तो 18th सेंचुरी के अंत में फ्रांस जो है उसका युद्ध हो गया, इंग्लैंड से युद्ध शुरू हो गया इंग्लैंड से। इससे जो है वो ट्रेड और इंपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स पर क्या आ गई, ये बाधित हो गया। यूरोप से जो आ रहा था, फ्रांस यूरोपियन कंट्री है, यूरोप से जो है वो अनाज आ रहा था वो बाधित हो गया। प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स इन इंग्लैंड स्काई रॉकेटेड। इंग्लैंड में जो अनाज की कीमतें थी वो आसमान छूने लगी। एनकरेजिंग लैंड ओनर्स टू इनक्लोज लैंड्स एंड एनलार्ज द एरिया अंडर ग्रेन कल्टीवेशन। इंग्लैंड में आसमान जो है वो छूने लगी अनाज का दाम। अब इससे प्रेरित होकर जो लैंड ओनर्स थे, जमींदार लोग थे, जमीन के मालिक लोग थे, उन्होंने अपना जमीन बढ़ाना शुरू किया। और जमीन बढ़ाने का मतलब क्या था, इनक्लोज, घेराबंदी करना, कॉमन लैंड पर कब्जा करना। और जो भी जमीन पर इन्होंने कब्जा किया उस पर खेती करनी शुरू कर दी, वीट का उत्पादन शुरू कर दिया। प्रॉफिट्स फ्लोड इन एंड लैंडलॉर्ड्स प्रेशराइज्ड द पार्लियामेंट टू पास द इनक्लोज एक्ट्स। प्रॉफिट्स, इतनी आमदनी होने लगी कि लैंड ऑनर्स की तिजोरियां भरने लगी। और लैंड ऑनर्स ने क्या किया, पार्लियामेंट में दबाव बनाया, सरकार पर दबाव बनाया कि भाई हमें ज्यादा से ज्यादा जमीन चाहिए, इसके लिए कानून बनाइए आप। इसमें जो है वो फिगर 2 में ये दे रखा है, डायग्राम दे रखा है। इसमें जो है वो एक बूशेल जो है मेजर ऑफ कैपेसिटी होती है। सीलिंग जो है वो करेंसी है, इंग्लैंड की करेंसी है, 20 सीलिंग का 1 पाउंड होता है। ठीक है, तो इसमें डायग्राम में बताया गया कि किस तरीके से 1771 से 1775 में 40 से 60 के बीच, 40 से 60 सीलिंग्स के बीच जो है वो अनाज की कीमत थी। और सबसे बढ़कर 1811 से 1815 तक आते आते कितनी हो गई, 100 सीलिंग्स की क्या हो गई, मतलब अनाज की कीमतें 100 सीलिंग्स तक बढ़ गई। फिर जो है वो धीरे धीरे खत्म हुआ। ये खत्म तब होता है जब युद्ध खत्म होता है फ्रांस का। ठीक है, खैर एक पिक्चर है फिगर 3, इसको भी देख ही लेते हैं हम लोग। ठीक है, फिगर 3, सफोक countryside in the early 19th century. This is a painting by the English painter John Constable, 1776-1837, son of a wealthy corn merchant. He grew up in the Suffolk countryside in East England, a region that had been enclosed much before the 19th century. At a time when the idyllic countryside was disappearing, the open fields were being enclosed. Constable painted the sentimental images of open countryside. In this particular painting we do see some fences and the separation of fields, but we get no idea of what was happening in the landscape. Constable's painting usually did not have working people. If you look at figure 1, you will see that Suffolk was surrounded by regions where threshing machines were broken in large number during the swing riots. तो सफोक कंट्री साइड मतलब सफोक की देहाती इलाका का ये चित्र है। और ये चित्र कब का है, अर्ली 19th सेंचुरी का। अर्ली 19th सेंचुरी में सफोक का जो देहाती इलाका होता था उसका कैसा चित्र होता था, उसको जो है ये पेंटिंग के रूप में उतारने का काम जो है वो इंग्लिश पेंटर जॉन कॉन्स्टेबल ने किया है। इनका जन्म 1776 में हुआ था, 1837 में इनकी मृत्यु हुई थी। ये एक धनी मनी अनाज व्यापारी के बेटे थे। सफोक कंट्री साइड में इनका जन्म हुआ, पले बढ़े यहीं पर ईस्ट इंग्लैंड में वो पले बढ़े। ईस्ट इंग्लैंड के सफोक कंट्री साइड में क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था, यहीं पे पले बढ़े थे वो। यह जो क्षेत्र है वो 19th सेंचुरी से बहुत पहले यहाँ घेराबंदी शुरू हो गई थी। इस टाइम में जो है वो जो इडलिक का जो बहुत सुहाना और शांत माहौल था वो धीरे धीरे गायब हो रहा था। देहाती वातावरण जो है वो धीरे धीरे गायब हो रहा था। ओपन फील्ड्स को जो है वो घेराबंदी की जा रही थी। तो कांस्टेबल ने जो है वो सेंटिमेंटल इमेज जो है, एक भावभीनी जो है इमेज जो है वो आपके सामने प्रस्तुत किया है। इस पर्टिकुलर पेंटिंग में हम देखते हैं कि किस तरीके से फेंसेस लगाई गई है, घेराबंदी लगाकर जमीन को क्या किया गया है, सेपरेट किया गया है। लेकिन हमें ये नहीं पता चल रहा है कि इस लैंडस्केप में हो क्या रहा है। कांस्टेबल्स पेंटिंग में जो है वो वर्किंग पीपल जनरली नहीं होते थे। अगर आप
फिगर 1 को देखो तो आप देखोगे कि सफोक जो है वो किस तरीके से ऐसे क्षेत्रों से घिरा हुआ था जहां पर थ्रेसिंग मशीन्स को बड़ी संख्या में स्विंग राइट्स के दौरान तोड़ा गया था। अब जरा सा हम लोग फिगर 1 में चले आए तो ये जो पॉइंट दिया गया ना 1 2 3 4 5 6 ऐसी ऐसी जगहों पर जो है वो नंबर ऑफ मशीन्स क्या करी गई थी, डिस्ट्रॉय करी गई थी। ठीक है, खैर तो फ्रांस का इंग्लैंड से क्या हो गया, युद्ध हो गया, इंपोर्ट ऑफ ग्रेन्स जो है वो क्या हो गई, बंद हो गई। नतीजा क्या हुआ कि इंग्लैंड में खेती की जमीन बढ़ाई गई, खेती का प्रोडक्शन के अनाज का जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा किया जाने लगा, ज़्यादा से ज़्यादा जमीन को खेती के योग्य बनाया जाने लगा। इसके लिए कॉमन फील्ड पर क्या करने लगे लैंड ओनर्स, पार्लियामेंट में दबाव बनाने लगे, कॉमन फील्ड पर कब्जा को लेकर संसद ने 4000 नियम भी पारित किए। द एज ऑफ इनक्लोजर्स, अब आ गया समय घेराबंदी का युग। घेराबंदी का युग मतलब घेराबंदी की चरम सीमा। There is one dramatic fact that makes the period after the 1780s different from any English period in English history. In early times, rapid population growth was most often followed by a period of food shortages. Food grain production in the past had not expanded as rapidly as the population. In the 19th century, this did not happen in England. Grain production grew as quickly as population, even though the population increased rapidly. In 1868, England was producing about 80% of the food it consumed. The rest was imported. अब एक ड्रामेटिक फैक्ट, एक नाटकीय तथ्य जो है वो 1780s की बाद की जो ड्यूरेशन थी उसको किसी भी इंग्लैंड या इंग्लिश हिस्ट्री के पीरियड से अलग करता है। वो ये था कि शुरुआत में क्या होती थी कि जनसंख्या बढ़ती थी तो फूड शॉर्टेजेस हो जाती थी, लेकिन इस दफा ऐसा नहीं हुआ। 70-80s के दशक में ऐसा नहीं हुआ। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है वो भी बढ़ती गई। इन द 19th century दिस डिड नॉट हैपन इन इंग्लैंड, ऐसा हुआ नहीं 19th सेंचुरी में कि फूड की शॉर्टेज आ जाए। ग्रेन प्रोडक्शन जो है वो पॉपुलेशन जितनी रफ्तार में ही बढ़ी। इवन दो पॉपुलेशन इंक्रीज रैपिडली, पॉपुलेशन लगातार बढ़ी। आपने जाना कि किस तरीके से 1750 से 1900 के बीच 30 मिलियन तक का पॉपुलेशन हो चुका था, लेकिन 1868 में इंग्लैंड जो है वो टोटल अनाज की खपत का 80% हिस्सा जो है वो खुद प्रोड्यूस कर रही थी और 20% क्या किया जा रहा था, बाकी यूरोपियन कंट्रीज से इंपोर्ट किया जा रहा था, रसिया से किया जा रहा था। उस टाइम में युद्ध हुआ तो बाधित हो गया था। खैर, फ्रांस से किया जा रहा था, रसिया से नहीं, फ्रांस से और भी दूसरे देशों से जो है वो 20% की क्या हो रही थी, आयात की जा रही थी। दिस इंक्रीज इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन वाज मेड पॉसिबल नॉट बाय एनी रेडिकल इनोवेशन इन एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी। अब ये जो फूड ग्रेन में लगातार जो वृद्धि हुई वो ऐसा नहीं था कि कोई नया तकनीक आ गया। ये जो वृद्धि हुई बट बाय ब्रिंगिंग न्यू लैंड्स अंडर कल्टीवेशन, ये जो वृद्धि हुई अनाज के उत्पादन में वो इसलिए हुआ कि ज्यादा से ज्यादा जमीनों को क्या किया जाने लगा, खेती के योग्य बनाया जाने लगा। ज्यादा से ज्यादा कॉमन लैंड को क्या किया गया, घेराबंदी की गई। लैंडलॉर्ड्स स्लाइस्ड अप पास्चर लैंड्स, कार्व्ड अप ओपन फील्ड्स, कट अप फॉरेस्ट कॉमन्स, टुक over marshes and turned larger and larger areas into agricultural fields. लैंडलॉर्ड्स ने क्या किया, पास्चर लैंड को काटना छाटना शुरू किया। पास्चर लैंड को क्या किया उन्होंने, काटना छाटना शुरू किया। ओपन फील्ड्स पर खेती करनी शुरू की, जंगलों को काटा, है ना, जो दलदल वाली जमीन थी उसको भी खेती के योग्य बनाया। और इस तरीके से जहां भी जमीन मिला इन लोगों को, इन लोगों ने क्या किया, उसको खेती के योग्य बनाया, उस पर खेती करी। और जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी उसी रफ्तार में अनाज का उत्पादन भी बढ़ गया। Farmers at this time continued to use the simple innovation in agriculture that had become common by the early 18th century. It was in about the 1660s that farmers in many parts of England began growing turnip and clover. तो फार्मर्स जो है, इस समय के जो फार्मर्स जो थे उन्होंने साधारण तकनीक अपनाई खेती में। आपको पहले बता दिया कि कोई इनोवेशन वगैरह नहीं हुआ था, साधारण तकनीक अपनाई जो अर्ली 18th सेंचुरी में बड़ा कॉमन हो चुका था। 1660s के दशक में क्या हुआ, जो इंग्लैंड के जो फार्मर्स थे, अलग अलग हिस्सों के जो फार्मर्स थे, उन्होंने सिंपल तकनीक अपनाई और क्या किया, सलजम और क्लोवर उगाने लगे। सलजम और क्या करने लगे, क्लोवर उगाने लगे। सलजम, आप टर्निप सलजम जानते ही हो,
क्लोवर जो होता है वो तिपतिया कहता है, ये हर्ब्स होता है जिसका इस्तेमाल खाने पीने के लिए होता है, बॉयल करके लोग इसको खा। तो फार्मर्स ने क्या किया, अर्ली 18 सेंचुरी में साधारण तकनीक अपनाई, और ये साधारण तकनीक ये थी कि 1660s के दशक में किसानों ने इंग्लैंड के अलग अलग हिस्सों में टर्निप और क्लोवर उगाना शुरू किया। टर्निप सलजम और तिपतिया जो है वो कच्चा या बॉयल करके इसको खाया जाता है, ठीक है। इसका इन्होंने क्या करी, खेती करनी शुरू कर दी। दे सून डिस्कवर्ड दैट प्लांटिंग दीज क्रॉप्स इंप्रूव द सॉइल एंड मेड इट मोर फर्टाइल। Turnip was moreover a good fodder crop relished by cattle, so farmers began cultivating turnips and clover regularly. These crops became part of the cropping system. Later findings showed that these crops had the capacity to increase the nitrogen content of the soil. Nitrogen was important for crop growth. Cultivation of the same soil over a few years depleted the nitrogen in the soil and reduced its fertility. By restoring nitrogen, turnip and clover made the soil fertile once again. We find that farmers in the early 19th century used much the same method to improve agriculture on a more regular basis. तो हम लोगों ने क्या जाना कि अर्ली 18th सेंचुरी में जो है वो फार्मर्स ने क्या किया, सिंपल तरीकों को अपनाकर खेती में के उत्पादन में वृद्धि करी। 1660s के दशक में इंग्लैंड के अलग अलग हिस्सों में किसानों ने टर्निप और क्लोवर उगाना शुरू किया। जब ये उगा रहे थे तो इनको पता चला कि इन फसलों के उगाने से जो है वो मिट्टी की जो उर्वरकता है वो क्या होती है, बढ़ती है। टर्निप जो है वो एक अच्छा चारा भी था, कैटल के द्वारा खाया जाता था, मवेशी खाते थे टर्निप को। और फार्मर्स ने टर्निप इसलिए उगाना शुरू किया और क्लोवर इसलिए उगाना शुरू किया। मतलब टर्निप और क्लोवर का जो उपज हो रहा था वो मेनली पशुओं को खिलाने के लिए किया जा रहा था। और पशु पालते थे लोग किस चीज के लिए, दूध के लिए, स्किन के लिए, वगैरह वगैरह के लिए। ये क्रॉप जो है वो क्रॉपिंग सिस्टम का हिस्सा बन गया। मतलब एक जो फसल चक्र होता है, एक सर्कल होती है ना कि इसके बाद ये उपजाया जाएगा, ये उपजाया जाएगा। तो फार्मर्स ने क्या किया कि टर्निप और क्लोवर को भी क्या किया, फसल चक्र का हिस्सा बना लिया। बाद में इनको पता चला कि ये जो क्रॉप्स है इससे क्या होती है, मिट्टी में नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन कंटेंट जो है वो बढ़ जाता है। नाइट्रोजन जो है वो क्रॉप ग्रोथ के लिए, फसल की उपज के लिए अच्छा है। कल्टीवेशन, अगर किसी जमीन पर ज्यादा से ज्यादा कल्टीवेशन बार बार एक ही जगह पर कल्टीवेट किया जा रहा है तो उससे क्या होती है, नाइट्रोजन की कमी आ जाती है, मिट्टी की उर्वरकता में क्या आ जाता है, कमी आ जाता है। टर्निप और क्लोवर उगाने से क्या होती थी कि रीस्टोर हो जाती थी, नाइट्रोजन जो है वो क्या हो जाती थी, रीस्टोर हो जाती थी। इसलिए उन्होंने क्या किया, टर्निप और क्लोवर उगाना शुरू किया और टर्निप और क्लोवर से जो है वो मिट्टी क्या होने लगी, फिर से फर्टाइल होने लगी। उसके बाद हम लोग पाते हैं कि फार्मर्स ने अर्ली 19th सेंचुरी में जो है वो सेम मेथड का इस्तेमाल किया, टर्निप और क्लोवर उगाने का। मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाने के लिए नियमित रूप से उन्होंने क्या किया, इन सब फसलों का उगाना शुरू कर दिया। Enclosures were now seen as necessary to make long-term investment on land and plan crop rotations to improve the soil. Enclosures also allowed the richer landlords to expand the land under their control and produce more for the market. Enclosures जो है वो अब नेसेसरी रूप से जरूरत के तौर पर देखा जाने लगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म, लंबे समय तक जो क्रॉप का रोटेशन था, एक ही जमीन पर क्रॉप का रोटेशन सही ढंग से हो, इसके लिए जो है वो इंक्लोजर जरूरी था। एक आदमी का अधिकार रहेगा तब ना वो अपने अनुसार कर सकेगा। तो इंक्लोजर जो थी वो जरूरी थी प्लांट क्रॉप रोटेशन के लिए जो है, और मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाने के लिए जो है वो क्या थी, इंक्लोजर की आवश्यकता बढ़ गई। इंक्लोजर्स ने जो है, इस इंक्लोजर से क्या हुआ कि जो रिचर लैंडलॉर्ड्स हैं उन्होंने अपनी जमीन को बढ़ाया, अपने कंट्रोल में लिया और ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करने लगे, मार्केट में बेचने लगे और तिजोरियां उनकी भरने लगी। व्हाट हैपेंड टू द पुअर, अब गरीबों का क्या हुआ। इंक्लोजर होने से रिचर सेक्शन को जमीन मिल गया, लेकिन गरीबों का क्या हुआ। Enclosures filled the pockets of landlords, but what happened to those who depended on the commons for their survival? Enclosures से, घेराबंदी से लैंडलॉर्ड का तो फायदा हुआ, पॉकेट उनकी भरी, लेकिन गरीबों का क्या, जो सार्वजनिक जमीन पर डिपेंडेंट थे, सर्वाइवल के लिए, पशुओं के चारा के लिए, हर चीज के लिए जो वो क्या थे, डिपेंडेंट थे, उनका क्या हुआ। When fences came up, the enclosed lands became the exclusive property of one landowner. The poor could no longer collect their firewood from the forest or
graze their cattle on the commons. They could no longer collect apples and berries or hunt small animals for meat, nor could they gather the stalks that lay on the fields after the crops were cut. Everything belonged to the landlords. Everything had a price which the poor could not afford to pay. तो इनक्लोजर से जो जमीन जायदाद वाले थे, लैंडलॉर्ड थे, जमींदार थे, उनका पॉकेट तो भरा, लेकिन गरीबों का क्या हुआ? जो लोग कॉमन पर क्या थे, आश्रित थे अपनी जिंदगी के लिए। जब घेराबंदी शुरू हो गई तो लैंड जो है उस पर एक बड़े भूभाग पर भी क्या होने लगा, एक आदमी का कब्जा होने लगा। बड़े भूभाग पर सब लोग नहीं जा सकते थे, अब एक ही आदमी जा सकता था। पुअर जो है ना तो उसमें से फायरवुड कलेक्ट कर सकते थे जंगलों से, कॉमन लैंड पर जो जंगल थे उसमें से फायरवुड भी कलेक्ट नहीं कर सकते थे, ना मवेशी चरा सकते थे, ना वो एप्पल्स और बेरी जैसे फल को इकट्ठा कर सकते थे, ना स्मॉल एनिमल्स का शिकार कर सकते थे भोजन के लिए, ना ही स्टॉक, खेत में बचा हुआ स्टॉक को भी वो काट नहीं सकते थे, या वहां ले जा करके क्या नहीं कर सकते थे, अपने पशुओं को चरा नहीं सकते थे। हर चीज की कीमत थी, और ये कीमत ये गरीब लोग देने में असमर्थ थे। आपने जाना था ना कि राजस्थान में किस तरीके से रईकाज ले जाते थे दूसरे जगहों पर, और वहाँ पे वो कॉमन फील्ड पे जो बचा हुआ स्टॉक होता था वो खाते थे और बदले में मैन्योर करते थे, उसको खाद प्रोवाइड करते थे। खैर, तो जब इनक्लोजर हुआ तो गरीब लोगों की स्थिति बद से बदतर हो गई। क्या क्या हुआ, वो लोग कुछ नहीं कर सकते थे, जमीन पे एंट्री अलाउ नहीं थी, तो कहाँ से वो पशु पक्षी को चराएंगे और कहाँ से फ्यूल वुड या कोई चारा या फल फूल इकट्ठा कर पाएंगे या फिशिंग कर पाएंगे। इन प्लेसेस वेयर enclosures happened on an extensive scale, particularly the midlands and the counties around, the poor were displaced from the land. They found their customary rights gradually disappearing, deprived of their rights and driven off the land. They tramped in search of work. From the midlands, they moved to the southern counties of England. This was a region that was most intensively cultivated, and there was a great demand for agricultural laborers, but nowhere could the poor find secure jobs. अब यहाँ से समझो थ्रेसिंग मशीन का कारण समझ में आएगा आपको, क्यों नष्ट किया जाने लगा था। ध्यान से समझना, कई एक जगहों पर जहां पर इंक्लोजर्स बड़े पैमाने पर हुआ, खास तौर पे मिडलैंड में और उसके आसपास के एरिया में जो है वो इंक्लोजर बड़े पैमाने पर हुआ। गरीब लोगों को उनकी जमीन से निकाल दिया गया, और उनका जो कस्टमरी राइट था जंगल में जाके खेती वेती जो भी करते थे, फल फूल इकट्ठा करना, चराना उड़ाना, ये सब बंद हो गया, सब गायब होने लगा। अधिकार उनके छीन लिए गए, जमीन से उनको भगा दिया गया। अब वो जो है वो काम की तलाश में जो है वो भटकने लगे, और फिर वो मिडलैंड से निकलकर कहाँ जाने लगे, इंग्लैंड के साउदर्न काउंटीज में जाने लगे, साउदर्न प्रांत में, दक्षिणी हिस्से में इंग्लैंड के जाने लगे। ये वो क्षेत्र था, इंग्लैंड का दक्षिणी हिस्सा वो क्षेत्र था जहाँ पर बहुत ज़्यादा खेती होती थी और एग्रीकल्चरल लेबर्स की डिमांड थी। तो जो लोग मिडलैंड के गरीब मजदूर थे वो लोग वहाँ जाकर क्या करने लगे, मजदूर के तौर पर खेती में काम करने लगे। लेकिन कहीं भी इनको सिक्योर जॉब नहीं मिलता कि हाँ भाई यहाँ नौकरी मिल गई तो आप रहोगे साल भर 6 महीना ऐसा रहोगे, ऐसा कोई सिक्योर जॉब नहीं था। Earlier it was common for laborers to live with landowners. They ate at the master's table and helped their masters through the year, doing a variety of odd jobs. By 1800, this practice was disappearing. Laborers were being paid wages and employed only during harvest time. As landowners tried to increase their profit, they cut the amount they had to spend on the workmen. Work became insecure, employment uncertain, income unstable. For a very large part of the year, the poor had no work. तो ये जो साउदर्न काउंटीज में इंग्लैंड के जो लोग जाने लगे, क्योंकि मिडलैंड में जो है वो लैंड ओनर का कब्जा होने लगा, ये वो जगह था जहाँ खेती ज़्यादा होती थी और मजदूरों की क्या थी, डिमांड भी थी। तो ऐसे जगहों पर जो है लेबर्स जाने लगे। तो शुरुआत में क्या हुआ, जब ऐसे जगहों पर लोग जाने लगे, लेबरर्स जाने लगे, तो ये लैंड ओनर्स के साथ ही रहते थे, उनके टेबल पर बैठ के खाते थे, मतलब उनके साथ खाते थे, साल भर उनके छोटे छोटे काम भी किया करते थे। 1800 में क्या हुआ, ये प्रैक्टिस गायब होने लगी। लेबरर्स जो है उनको मजदूरी दिया जाने लगा, और केवल हार्वेस्ट टाइम में, कटाई के वक्त भी ही इनको क्या किया जाता था, नौकरी पर रखा जाता था। लैंड ओनर्स ने अपनी प्रॉफिट बढ़ाने की कोशिश करने लगे, और जो अमाउंट भी अब वो पहले उन पर खर्चा करते थे खाने पीने रहने पर, पहले फ्री ऑफ कॉस्ट था,
अब सब चीज़ों का क्या करने लगे वो लोग, पैसा वसूल करने लगे, पैसे काटने लगे इस तरीके। और इनकम भी क्या हो गई उनकी, इनसिक्योर हो गई। अब जो है वो क्या होने लगा, ना खाना मिल रहा था फ्री में, ना रहने मिल रहा था फ्री में, सब चीज़ों की कीमत लग रही थी, और जॉब तो सर्टेन कहीं भी नहीं था। इनकम अनस्टेबल हो गई। वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द ईयर, साल के बहुत बड़े ड्यूरेशन में इनको काम नहीं मिलता था, कोई काम ही नहीं होता था। साल के बहुतों दिनों में इनके पास काम नहीं होता था। मजबूरी देख रहे हो, पेट भरता रहता था तब तक तो ठीक था, लेकिन अब क्या होने लगा, पेट भरने पर भी आफत आने लगी। द इंट्रोडक्शन ऑफ थ्रेसिंग मशीन, और फिर क्या आ गया, थ्रेसिंग मशीन आ गई। During the Napoleon Wars, prices of food grains were high and farmers expanded production vigorously, fearing a shortage of labor. They began buying the new threshing machines that had come into the market. They complained of the insolence of laborers, their drinking habits, and the difficulty of making them work. The machines they thought would help them reduce their dependence on laborers. नेपोलियन वॉर के दौरान क्या हुआ कि अनाज की कीमतें बढ़ी। नेपोलियन वॉर के दौरान क्या हुआ, अनाज की कीमतें बढ़ी, और फार्मर्स ने जो है वो प्रोडक्शन जो है वो जमकर करना शुरू किया, है ना। अब जमकर प्रोडक्शन किया तो इनके दिमाग में आने लगा कि अरे लेबर की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, इसलिए उन्होंने थ्रेसिंग मशीन लिया। मार्केट में नया नया थ्रेसिंग मशीन आया था, तो लेबर की शॉर्टेज को पूरा करने के लिए इन्होंने क्या किया, थ्रेसिंग मशीन ले ली। और वो हमेशा शिकायत करते थे, जो किसान होते थे वो हमेशा शिकायत करते थे कि ये मजदूर जो है बड़े आलसी हैं, शराबी हैं, है ना, और जो है हमेशा काम से जी चुराते हैं। ऐसे जगहों पर अगर मशीन आ जाए तो बहुत अच्छा काम करेगी। इसलिए उन्होंने क्या किया, सोच ये थी कि ये लोग आलसी हैं, शराब पीने वाले हैं, काम से जी चुराते हैं, इसलिए थ्रेसिंग मशीन ले आओ। अब फूड ग्रेन का डिमांड बढ़ रहा था, कीमतें बढ़ रही थी, तो किसान ने अपनी भलाई सोची, और इससे हुआ क्या कि वो लेबरों पर कम आश्रित रहने लगे, मशीनों पर ज्यादा आश्रित रहने लगे। आफ्टर द नेपोलियन वॉर्स हैड एंडेड, thousands of soldiers returned to their villages. They needed alternative jobs to survive, but this was a time when grain from Europe began flowing into the England. Prices declined and the agricultural depression set in. See prices in figure 2. फिगर 2 में हम लोगों ने जिक्र किया था ना, कैसे शुरुआत में बढ़ा फिर घटा। फिगर 2 में आपने देखना सीलिंग्स में कैसे 100 सीलिंग्स तक बढ़ गया था और फिर घट के कम हो जाता है। तो नेपोलियन वॉर जब खत्म हुआ तो हजारों की संख्या में सिपाही अपने गांव लौटे। तो पहले सेना में काम कर रहे थे, पैसा मिल रहा था, भरण पोषण हो रहा था, लेकिन सेना से जब लौटे गांव तो उनको दूसरा काम चाहिए था सरवाइव करने के लिए। यह वो समय था जब यूरोप से जो है वो फिर से अनाज आना शुरू हो गया। तो यूरोप से अनाज आना शुरू हुआ तो इंग्लैंड में फूड ग्रेन की डिमांड क्या हो गई, कम हो गई, प्राइसेस गिर गया और कृषि मंदी आ गई। नेपोलियन वॉर के बाद जो है वो कृषि मंदी आ गई। अब लैंड ओनर्स जो है वो चिंतित हो गए। उन्होंने क्या किया, जमीन कम किया, खेती का जो जमीन बढ़ा लिया था उन्होंने, अब खेती का जमीन कम किया, है ना। और उन्होंने ये डिमांड करना शुरू किया कि बाहर से अब आप मंगाना बंद कीजिए अनाज। सरकार पे दबाव बनाया। दे ट्राई टू कट वेजेस एंड द नंबर ऑफ वर्कमैन दे एम्प्लॉयड। उन्होंने मजदूरों की न केवल संख्या कम की, उनकी मजदूरी भी कम कर दी। They tried to cut wages and the number of workmen they employed. The unemployed poor tramped from village to village, and those with uncertain jobs lived in a fear of a loss of their livelihood. तो जो लोग अनएम्प्लॉयड थे, गरीब लोग, वो एक गांव से दूसरे गांव जाने लगे वर्क की तलाश में, लेकिन जॉब तो अनसर्टेन था, पैसे भी कम, और रोजी रोटी कैसे चले इनका डर हमेशा सताता था इनको। The Captain Swing riots spread in the countryside at this time. For the poor, the threshing machine had become a sign of bad times. तो कैप्टन स्विंग जो है, जो हम लोगों ने जाना था कि एक मिथिक नेम था, वो कैप्टन स्विंग राइट्स जो है, दंगे जो हुए थे वो इसी समय हुआ था। लोगों के पास काम नहीं था, किसान क्या कर रखे थे, थ्रेसिंग मशीन उन्होंने ले लिया था। तो कैप्टन स्विंग राइट्स जो हुआ था वो थ्रेसिंग मशीन को नष्ट करने के लिए हुआ था, ताकि लोगों को, मजदूरों को, जो लोग बेरोजगार हैं, उनको काम मिल सके। और थ्रेसिंग मशीन जो है वो उनके बुरे वक्त का प्रतीक भी था। तो थ्रेसिंग मशीन हट जाएगा तो उनको काम मिलना शुरू हो जाता, उनकी जीविका चलने लगती। इसलिए उन्होंने क्या किया, कैप्टन स्विंग राइट्स शुरू कर दिया। अब निष्कर्ष पे हम लोग आते हैं। तो आपको पता चला कि कैप्टन स्विंग राइट्स क्या था, क्यों हुआ था, पूरा रीजन पता चला, पूरी कहानी। संक्षेप में आप इतना ही समझो कि कैप्टन स्विंग राइट्स जो है वो शुरू हुआ था कब, 1 जून 1830 से शुरू हुआ था।
28 अगस्त 1830 को पहली थ्रेसिंग मशीन जलाई गई थी। ऐसी 387 थ्रेसिंग मशीन बाद में जलाई गई। और ये तब हुआ था जब नेपोलियन वॉर के बाद सैनिक लौटे थे गांव, इनके पास जॉब नहीं था, थ्रेसिंग मशीन किसानों ने खरीद लिया था और उन्हें लेबरर्स की ज़रूरत नहीं थी, तो लेबरर्स की डिमांड बढ़ी रहे, सब लोग सारे लेबरर्स को काम मिलता रहे, इसलिए उन्होंने क्या किया, थ्रेसिंग मशीन को जलाना शुरू किया, ख़त्म करना शुरू किया, बर्बाद करना शुरू किया। द कमिंग ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर इन इंग्लैंड दस मीन्ड मेनी डिफरेंट चेंजेस। इस तरीके से मॉडर्न एग्रीकल्चर का जो इंग्लैंड में आगमन था, इससे कई सारे बदलाव हुए। द ओपन फील्ड्स डिसअपियर्ड, ओपन फील्ड था वो गायब हुआ। द कस्टमरी राइट्स ऑफ पीजेंट्स वर undermined. The richer farmer expanded grain production, sold this grain in the world market, made profits and became powerful. The poor left their villages in large numbers. Some went from the Midlands to the southern counties where jobs were available, others to the cities. The income of laborers became unstable, their job insecure, their livelihood precarious. तो इस तरीके से इंग्लैंड में मॉडर्न एग्रीकल्चर के आने से कई सारे बदलाव हुए। ओपन फील्ड सबसे पहले गायब हुआ। लोगों का जो अधिकार था, किसानों का जो अधिकार था, उसको क्षति पहुंचाया गया। जो रिचर फार्मर थे, जो धनी मनी किसान थे, उन्होंने ग्रेन प्रोडक्शन बढ़ाई, अपनी ज़मीन की सीमाएं बढ़ाई, अनाज को बेचा वर्ल्ड मार्केट में, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाया और ज़्यादा से ज़्यादा ताकतवर भी बने। जबकि गरीब लोग जो है उनको गाँव छोड़ना पड़ा बड़ी संख्या में। कुछ लोग जो है वो मिडलैंड से साउदर्न काउंटीज़ तक चले गए जहाँ पर जॉब जो है वो अवेलेबल थी। कुछ लोग शहरों में चले गए। लेबरर्स जो है वो, लेबरर्स के लिए जो इनकम है वो अनस्टेबल हो गई, अस्थायी हो गई, जॉब्स और असुरक्षित हो गया, उनकी ज़िंदगी जो है वो क्या हो गई, असुरक्षित हो गई। तो इस तरीके से हम लोगों ने जाना कि इंग्लैंड में जो है वो 19वीं सेंचुरी आते आते क्या क्या बदलाव हुए। छोटे किसान से लेकर के बड़े किसानों के बारे में हम लोगों ने जाना। छोटे किसान ने किस तरीके से राइट्स किए, विरोध किया। तो आप इसको 2-3 बार पढ़ो, ठीक है, आई थिंक क्लियर हो जाएगा। इसमें एक पॉइंट आप और भी समझ सकते हो जो एक्टिविटी में दे रखा है कि व्हाट हैपेंड टू द वुमेन एंड चिल्ड्रन। गरीब लोगों के बारे में तो समझ लिया, जॉब की तलाश में इधर उधर निकले, ये हुआ वो हुआ। औरतों और बच्चों के साथ क्या हुआ, काउ कीपिंग, कलेक्शन ऑफ फायरवुड, ग्लीनिंग, गैदरिंग ऑफ फ्रूट्स एंड बेरीज फ्रॉम कॉमन लैंड्स वाज अर्लियर मोस्टली डन बाय वुमेन एंड चिल्ड्रन। पहले जो है वो गाय पालना हुआ, फायरवुड कलेक्ट करना हुआ, अनाज चुनने का काम हुआ, फल फूल चुनने का काम हुआ कॉमन लैंड से। ये सारा काम जो है वो बच्चे और औरतें क्या करती थी, ठीक है। तो ये लोग क्या करती थी, इनके भी जिंदगी पर क्या पड़ा, असर पड़ा, ठीक है। तो इतना ही आपको इस चैप्टर में जानना है। बाकी आप थोड़ा बहुत सोर्स सी है, सोर्स डी वगैरह है, तो आप लोग खुद पढ़ो, इजी है, ठीक है। नेपोलियन का उदय जो है वो आप लोग जानते हो ना। नेपोलियन का उदय जो है वो कैसे हुआ था। नेपोलियन जो था वो फ्रांस का एम्पेरर बना था 1804 से लेकर 1804 से 1815 तक। जब फ्रांस रिपब्लिक हुई थी 1792 में, तो रॉब्सपेरी ने जो है वो केवल वेल्दियर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को क्या किया था, अधिकार दे दिया था। रॉब्सपेरी की बनाए गए नियमों के आधार पर जो है वो केवल वेल्दियर सेक्शन को वोट देने और ये सब का क्या था, अधिकार था। फिर जाके जैकोबिन ये सब बना बाद में, ठीक है। इसी की वजह से जो है वो रेन ऑफ टेरर आया। इसने इतनी सख्ती से क्या किया, नियम कायदों को बनाया कि इसके खुद के लोग जो है वो क्या हो गए, विरोध में आ गए, ठीक है। और इनका क्या किया, विरोध कर दिया गया, इनको खुद, इनके ऊपर खुद मुकदमा चलाया गया, रॉब्सपेरी को गिलोटाइन कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने ये जाना था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में कि किस तरीके से गिलोटाइन जो है वो कर दिया गया था। और उसके बाद जो है उसके बाद फिर एक 5 सदस्यीय क्या बनी, कमेटी बनी डायरेक्टरशिप की। लेकिन ये लोगों में आपस में हमेशा झगड़ा होता रहता था। उसके बाद नेपोलियन इस चीज़ का फायदा उठाया, वो एक मिलिट्री डिक्टेटर तो था ही। 1804 में उसने क्या किया, अपने आप को ताज पहना दिया और फ्रांस का राजा घोषित कर दिया। उसके बाद जो पड़ोसी मुल्क थे उन पर कब्जा करना शुरू किया, अपने फैमिली वालों को वहाँ पर बैठाना शुरू किया, राजा बनाना शुरू किया। तो शुरुआत में जो है नेपोलियन को लोग लिबरेटर समझते थे, बाद में इसकी फोर्स को इन्वेटिंग फोर्स का दर्जा दिया जाने लगा। और आखिरकार उनकी जो है वो हार जो है हुई वाटरलू के बैटल में हुई 1815 में, ठीक है। तो ये नेपोलियन, राइज ऑफ नेपोलियन था और उसका अंत भी था। तो ये आपका टॉपिक यहीं खत्म होता है। आप रिवाइज करो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।